गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो इतना करने के बाद यानी ये है अभी तक का ओवरव्यू। जिसने अभी तक कुछ ना लिखा हो वो ये लिख ले कि इतना पढ़ चुके हैं, ताकि क्वेश्चन अगर कभी टेस्ट पेपर हो तो कम से कम ये तो देख ही लोगे क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम 1 सेकेंड। तो अब थोड़ा वर्ल्ड वॉर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर से पहले कुछ एक आधी चीजें हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। मैंने ये बताया था कि 1914 वर्ल्ड वॉर का टाइम है। वर्ल्ड वॉर से पहले रशिया की सिचुएशन ऐसी है कि रशिया में सारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैंड है। क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज बैंड? बिकॉज जार जो है वो यूरोप की बाकी कंट्रीज, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में स्टेट जनरल हुआ करती थी। ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी प्रॉपर एक पार्लियामेंट थी। ठीक है, सो जार वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। जार जो है वो लुई 16 के जैसा नहीं है, या ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जो विक्टर शायद एक लीडर थे इंग्लैंड के, जो भी किंग थे, उनके जैसे नहीं है ये लोग। दे आर डिफरेंट पीपल। जार इज अ डिफरेंट पर्सन। जार नाम है वो। सबसे ज्यादा क्या है, पहली चीज तो उसने एंटी लिबर्टी है। लिबर्टी का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद में है डज नॉट फेवर पार्लियामेंट। उसको वो पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ ही नहीं आता है जो ऑलरेडी फ्रांस में बन चुका है। फ्रांस वाले ऑलरेडी एक असेंबली बना चुके हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका है, बट जार को पार्लियामेंट पसंद नहीं है, कंट्रोल फ्रीक है, उसको अपने हिसाब से सारा काम करना है। ये तो जार की ये तो जार की हो गई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अभी ये जार है, जार का पूरा नाम क्या है? जार निकोलस सेकेंड। ठीक है, रशिया में यही रूल कर रहा है अभी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस की जो बीवी है, जार निकोलस की जो बीवी है, बीवी का नाम है अलेक्जेंड्रा। तो ये है जार निकोलस की बीवी अलेक्जेंड्रा। ठीक है, अलेक्जेंड्रा एक्चुअली जर्मन है। कैसी है अलेक्जेंड्रा? जर्मन है। अलेक्जेंड्रा जार किंग है, जार की बीवी अलेक्जेंड्रा एक जर्मन है। और जर्मन लोगों, अभी ये जरूरी है ये जानना तुमको कि जार की जो बीवी है वो जर्मन है, क्योंकि जब लड़ाई होगी वर्ल्ड वॉर की तो रशिया और जर्मनी अलग अलग साइड पे खड़े होंगे। रशिया साइड नंबर 1, जर्मनी साइड नंबर 2। तो जार से लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जार की बीवी जर्मन रहती है, और जर्मनी से लोगों को चिढ़ हो जाती है वर्ल्ड वॉर के टाइम में, क्योंकि जर्मनी अटैक कर रहा था रशिया पर। तो सब लोग जार के अगेंस्ट हो जाते हैं कि इसकी बीवी भी जर्मन है, खुद भी जर्मन है। चलो होगा इसको, समझ गए? तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट अ गर्ल एट द एंड। मैम प्लीज डोंट इरेज इट। क्या बेटा? कौन क्या बोल रहे हो? मुंह में दही जमा के ना बोलो, साफ सीधे सीधे बोलो। तो ये जार के बारे में कुछ चीजें पता चल गई। जार के बारे में जिसको लिखना है लिख लो। अगर कोई पूछे कि जार निकोलस क्या है, तो जार निकोलस की कुंडली है। इससे ज्यादा तुम्हें जार निकोलस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो अब चल क्या रहा है, 1900 में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में बैन है, लेकिन 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, एक है सोशल रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, जिनका नाम है मेंशेविक्स। समझ गए? सोशल रिवोल्यूशनरी कौन है? मेल्शेविक्स। ठीक है, सोशल रिवोल्यूशनरी ये है मेंशेविक्स। ये अपना ये रशियन लैंग्वेज है, तो नाम उन्होंने ऐसा रख रखा था। दूसरे हैं सोशल डेमोक्रेट्स, जो है बोल्शेविक। तो इसीलिए जो सोशल डेमोक्रेट्स होते हैं उन्होंने ही ये रेवोल्यूशन लेके आया है, रशियन रेवोल्यूशन, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी है। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली सोशल डेमोक्रेटिक लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड में गवर्नमेंट बनाने में। रिजल्ट पहले ही पता चल गया कि लेनिन की गवर्नमेंट बनेगी। सोशल डेमोक्रेटिक का जो लीडर है वो है लेनिन, समझ गए? और लेनिन जो है वो उस पार्टी को बोल्शेविक भी बोला जाता है, इसीलिए 1917 का रशियन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी है। समझ गए? चलो ठीक है, अब बात करते हैं तो शुरू हुआ कैसे। शुरू ऐसे हुआ कि जार के बारे में मैंने अभी अभी बताया। तो जहां यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज में अलग अलग जगह पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, लिबर्टी की, इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। जार से कोई ये बात बोले तो जार तो सीधे सीधे किलिंग करवा देगा, मरवा देगा। जार बिलीव ही नहीं करता है कि कोई पार्लियामेंट जैसी चीज होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है यहाँ पर, जार को पार्लियामेंट नहीं पसंद। उसके साथ में क्या हुआ कि सोशल डेमोक्रेट और सोशल रेवोल्यूशनरी हैं, वो दोनों ही लोग, यानी लेनिन की पार्टी सोशल डेमोक्रेट को एसडी लिखूंगी, सोशल रेवोल्यूशनरी को एसआर लिखूंगी, वो एक थोड़े टाइम के लिए साथ आ गए।
सात क्यों आ गए? क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसी की भी बने, सबको जार तो नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि बाकी यूरोप कंट्रीज के जैसे फ्रांस में चल रहा है, ब्रिटेन में जो हुआ है उसी डायरेक्शन पे रशिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और जार उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान ले। बस इतनी सी इच्छा है, इतनी छोटी सी आशा, लेकिन वो पूरी नहीं होगी क्योंकि जार को पसंद नहीं है कि कोई और बोले जार वाज अगेंस्ट दी पार्लियामेंट। उस केस में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है कि 1905 में कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उसमें सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरी भी थे और कुछ पीजेंट भी थे, वो भी आ गए, चलो हम भी चलते हैं। 10 लोग अच्छे नहीं लगेंगे तो 500 तो होने चाहिए कम से कम। तो ये 10 लोग ये हैं, 10 लोग ये हैं, 400 लोग ये हो गए, कुछ इस तरह से सिस्टम है। सबने बोला चलो चलते हैं, जार से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो 1905 का टाइम है, अगर देखा जाए तो ये वही टाइम है जब इंडिया में क्या हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसी टाइम की बात चल रही है। उस टाइम पे क्या है कि ये लोग जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करते हैं और बहुत मतलब देवर सपोर्टेड बाय सो मेनी पीपल। ऐसा नहीं है कि अकेले ये ही लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, रशिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको जार पसंद नहीं है। तो एक तरह से ये माना जाएगा कि 1905 में डेमोक्रेट्स और रिवॉल्यूशनरीज और पीजेंट्स, ये सारे लोग इस जार के रूल से बहुत परेशान थे और सब लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन माना भी, फिर जार ने साफ साफ मना कर दिया। जार ने मना कर दिया तो क्या होगा, उससे पहले की एक घटना है जो 1905 के आसपास ही हुई है, ईयर 1904। 1904 में सिचुएशन क्या है कि कुछ लोग हैं जो इनमें पर्टिकुलरली है रशियन वर्कर। रशिया की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, वो तो मैंने पहले ही बताया, वो एग्रीकल्चर करती है। बहुत कम पॉपुलेशन है रशिया की जो किसमें भी जो काम करती है, जो इंडस्ट्रीज में काम करती है। लेकिन 1904 में जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, तो मैंने क्या बताया कि मान लो 85% जो जनता है वो क्या है, वो तो एग्रीकल्चर कर रही है। लेकिन जो रिवोल्यूशन है वो 85% जनता इसमें बाद में कूदी है। ये तब कूदी है जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, क्योंकि तब तक तो ये लोग खेती ही कर रहे थे। लेकिन 1904 की बात ये है कि कुछ जो 15% वर्कर टाइप से हैं, ये वर्कर लोग फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री में इनके वर्किंग आवर होते थे 14 to 18 आवर। ठीक है। और आजकल सबको पता है कि बापू लोग हमारी ड्यूटी करने जाते हैं तो कितना 9-10 घंटे का ड्यूटी होता है। तो 18 घंटे बाद इंसान सोएगा कब, खाएगा कब, नहाएगा कब? तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रहती थी, दे हैव टू वर्क सो हार्ड। तो 1904 में कुछ वर्कर लोग गुस्सा हो गए और वो वर्कर लोगों ने ये बोला कि जो वेजेस हैं वो कम करते चले जा रहे हो तुम, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम होता है और जब रिवॉल्यूशन का टाइम आता है तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, मशीन आपको रिप्लेस कर सकती है। तो उसका जो बड़े लोग फायदा ऐसे उठाते हैं कि सिंस देयर आर सो मेनी पीपल, क्योंकि जार ने कोई इतना अच्छा रूल नहीं बना रखा है कि सबके पास बहुत पैसा, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। जार ने टैक्स वसूल करके किसानों की हालत खराब कर रखी है। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू माइग्रेट फ्रॉम पीजेंट्री टू इंडस्ट्रियल वर्कर। अभी क्या है, ज्यादा लोग चले गए इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज तो कुछ कुछ जगह पर ही है, मॉस्को में है, सेंट पीटर्सबर्ग में है। तो वहां पर जब वो लोग नौकरी मांगने जाते थे तो वहां के जो लोग थे वो उनसे वेजेस में क्या करते थे, बार्गेन करते थे, हैवी बार्गेन, कि तुमको नौकरी तब देंगे जब तुम 18 घंटे काम करोगे और उसके बाद में तुम पैसा भी दूसरों से कम लोगे। दूसरे ले रहे हैं अगर 5 तुमको डॉलर तो तुम लो हमसे $1 ही। तो इस तरह से बात करते, तो वर्कर्स जब कमजोर थे तब तो उन्होंने इस बात को माना। बट 1904 में आते आते वर्कर्स को हद लग गई, उनको लगी कि यार ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है अब, कि जो वर्कर लोग हैं आप क्या कर रहे हैं, आप उनको वेजेस भी नहीं दे रहे हैं। तो 1904 का पीरियड का टाइम है वर्ल्ड वॉर से पहले का। अगर कोई उनसे ये पूछे कि रशिया की इनिशियली क्या है, तो वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक के अलावा ये वर्कर्स की सिचुएशन में यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ जो खराब थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर के चलते चलते लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। किसी भी चीज का एक रीजन नहीं होता है, वन डे इवेंट नहीं है, पूरा समझना जरूरी है कि क्यों गुस्सा है। तो वर्कर लोग अपना अलग ही लेवल पे गुस्सा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 18 घंटे काम कौन करे और वेजेस तुम गिराते चले जा रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जो वेजेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं, उनके वेजेस डिक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, कैसे काम चलेगा, महंगाई बढ़ रही है और वेज घट रहे हैं। तो 1904 में कुछ लोग हैं जो वर्कर देखो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैंड है, लेकिन वर्कर लोगों की अपनी छोटी मोटी एसोसिएशन होती थी जिसको लेबर यूनियन बोलते हैं। तो वर्कर एसोसिएशन में से कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम इसको विरोध करते हैं, या तो आप हमारी वर्किंग कंडीशन, उनकी डिमांड क्या थी, वो रिवोल्यूशन करना नहीं चाहते थे। 1904 में कुछ जो वर्कर है, ये वाले वर्कर है, इनको भूल जाओ, कोई अगर शॉर्ट में नोट बना रहा है तो मैं एग्रीकल्चर लिख दोगे। तो 1904 में कुछ जो वर्कर लोग हैं, दे वर्कर्स रिवोल्टेड, वो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट आपका किया है बैड वर्किंग कंडीशंस। बैड वर्किंग कंडीशंस का मतलब क्या है, मशीन में ऑयल नहीं है, गंदी जगहों पे आप काम करा रहे हो, हाइजीन नहीं है, ठीक है, बैड वर्किंग कंडीशंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत लंबे लंबे टाइम पे आप काम दे रहे हो हम लोगों को, ये, और उसके अलावा क्या है, लेस वेजेस।
तो लोग ऑलरेडी परेशान चल रहे थे, पीजेंट तो अलग ही परेशान थे, लेकिन वर्कर्स ने हैं जो सबसे पहले बाहर आए और उन्होंने अपनी बुरी सिचुएशन के बारे में विरोध किया। जब उन्होंने विरोध करा तो क्या होगा बताओ जरा, जार को कैसा लगेगा? हाँ, उसको बुरा फील होगा कि ये लोग क्यों मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, ओके, और तो वो क्या, सप्रेस करने को ट्राई करेगा। वेरी गुड। तो ये लोग हैं जो कुछ जार के अगेंस्ट उस वक्त खड़े हो गए। जार के अगेंस्ट ही इन जनरल वो इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट थे कि 14-18 घंटे क्यों काम करा रहे हो। जार के अगेंस्ट तो धीरे धीरे हो जाएंगे। तो ये लोग जब अगेंस्ट में उठते हैं तो एक बड़ी इवेंट ये होती है कि इनमें से कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि आयरन इंडस्ट्री या किसी इंडस्ट्री से निकालते हैं। ये समझो कि बुरी कंडीशन चल रही थी वर्किंग की, तो अगर आप ज्यादा अपने चीजों के बारे में डिमांड करेंगे, अपने वेजेस के बारे में ज्यादा अपना अधिकार चिल्लाएंगे ना, तो जार कायदे से दे देगा अधिकार। तो कायदे से अधिकार दे दिए गए। वो बहुत लिबर्टी 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 चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो तुम निकलो। तो जॉब से बहुत सारे लोगों को जब निकाल दिया, तो जब जॉब से निकाल दिया तो वो सारे वर्कर लोग सड़क पर आ जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि पीटर्सबर्ग ही, मैंने क्या बताया, 2 इलाके हैं, एक है पीटर्सबर्ग और एक मॉस्को। तो पीटर्सबर्ग में ये हालत पहुंच गई है अब कि वहां पे इंडस्ट्रीज में अब एक से बात दूसरे को फैली, दूसरे से तीसरे को फैली, धीरे धीरे 10,000 वर्कर इकट्ठा हो गए। 1904 की बात है। 10,000 वर्कर इकट्ठा हो गए और वो सारे के सारे लोग स्ट्राइक पर चले गए। क्योंकि बात शुरुआत छोटी चीज से हुई थी कि कुछ एक मिल के वर्कर थे जिन्होंने ये बोला कि हमारे वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है, बट फिर उनको निकाल दिया जाता है। फिर वो लोग यूनियन बना लेते हैं, यूनियन बनाने के बाद फिर 10,000 वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तुम्हारे लिए काम की केवल एक ही लाइन है, 1904 में हैवी वर्कर स्ट्राइक चल रही थी, 10,000 लोग स्ट्राइक पे चले गए थे फॉर सम रैंडम रीजन कि वेजेस पैसा नहीं मिल रहा है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तुमको बस 2 लाइन रखनी है, बाकी मैंने बता दिया है। ये जब सारे लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो क्या होता है, इनके जो लीडर है वो है फादर गैपन। इनका नाम जरूरी है। तो फादर गैपन इनको लीड कर रहे हैं, ठीक है। फादर गैपन इनको लीड करते करते या फादर गैपन को थोड़ा और चढ़ गया कि चलो नेता बन ही रहे हैं तो पूरा ही बन जाते हैं। तो फादर गैपन उनको लेकर के चले गए कहाँ, पैलेस के बाहर। किसके पैलेस के बाहर? जार के पैलेस के बाहर, जो इनको करना नहीं चाहिए था। तो ये लोग स्ट्राइक करते करते रॉयल जगह पे पहुंच जाते हैं और जहां पर ये पैलेस के आगे खड़े होते हैं वहां पर इनके ऊपर जो फायरिंग वायरिंग कर दी जाती है, क्योंकि वहां तुम जाओगे तो जार तो सुनने वाला है नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे तो फायरिंग हो गई और फायरिंग में बहुत सारे लोग मर गए, 300 मर गए, 1,000 लोग के आसपास घायल हो गए। अब इतने सारे लोग घायल हो गए, इस घटना को बोलते हैं ब्लडी संडे, ठीक है। सो ये है एक टर्म जो आई डोंट नो कि तुम्हारे अगर स्कूल वाले बहुत ज्यादा खोद खोद के क्वेश्चन पूछते तो वो यही पूछेंगे, और अगर नॉर्मली पूछते तभी वो ब्लडी संडे किससे रिलेटेड है तो रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये जानो बस। तो ब्लडी संडे की फिनोमेना है। अब ये वाला जो है सीरीज, फिर इसके बाद जैसे ये घटना होती है फिर सीरीज ऑफ रिवोल्ट होने शुरू हो जाते हैं। हर जगह वर्कर इस टाइप पे पहुंच जाते हैं क्योंकि तुमने वर्कर्स को मार दिया। अब यहाँ तो ऑटो रिक्शा वाले में भी इतनी यूनिटी है कि तुम एक को चिल्ला दो तो बाकी लोग आ जाते हैं। कभी स्टेशन पे जाओ, किसी एक पुलिस से लड़ाई हो जाएगी, 10-10 पुलिस आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पर वर्कर को मार दिया, सारे वर्कर लोग इस टाइप पे चले जाते हैं और धीरे धीरे करके सिविल लिबर्टीज के बारे में लोग बात करने लगते हैं और मिडिल क्लास को मौका मिल जाता है तो मिडिल क्लास भी कूद जाती है इस रेवोल्यूशन में और ये बड़ा बन जाता है। हाँ बोलो सिमरन। मैम, ये जो ब्लडी संडे का जो था मैम, उसमें पीजेंट्स भी थे इन्वॉल्व? ना ना, ये केवल फैक्ट्री वर्कर्स की है बेटा। इसमें ये नहीं लिखना है कि कोई पीजेंट लोगों ने करा है। ये शुरुआत एक छोटी फैक्ट्री से हुई है। कुछ लोगों ने डिमांड करा कि हमारे वर्किंग आवर ज्यादा है, हमारे पैसे बढ़ाओ, उनको निकाल दिया गया। फिर धीरे धीरे ये बात और जगह फैल गई, फिर ढेर सारे वर्कर इकट्ठे हो गए। भाई सबको बात सही लग रही थी, 2 ही इलाके भले ही कम है, भले ही कम लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन जितने लोग काम करते हैं तो उनकी जान थोड़ी ले लोगे। तो सारे 10,000 के वर्कर तकरीबन स्ट्राइक में चले गए। तो लोगों को उनकी बातें जेन्युइन लग रही थी। वो 3-4 चीजें डिमांड कर रहे थे। एक तो हमारा वेज बढ़ा दो, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर दो हमारी, यानी जो हमें गंदे गंदे नाली बह रही है या गंदगी है वहां काम मत करवाओ हमसे, हमें ढंग की जगह रहने को और खाने को दो, हाइजीन तो होना ही चाहिए ना, और थोड़े वेजेस बढ़ा दो। बट वो सब उनकी डिमांड सुनी नहीं जाती है क्योंकि कोई पार्लियामेंट है ना, आप किसी से शिकायत कर सकते हैं। जार अकेला गद्दी पे बैठा हुआ है, वो किसी की सुनता भी नहीं है। तो ये लोग पहुंच गए एक लीडर को लेकर के पैलेस के बाहर। तो वहां पे फिर गोली चल गई, मर गए। मरने के बाद वो रिवॉल्ट फिर बड़ा बन जाता है, ठीक है। और बड़ा बनता है तो ढेर सारे लोग रशिया में उसको कूद जाते हैं। तो उसका नाम फिर हिस्ट्री में लोगों ने उसका नाम, बाद ये नाम उस वक्त नहीं रखा होगा, जब बाद में हिस्ट्री पढ़ेगी तो बोले इसको नाम देते हैं, नाम रख दिया ब्लडी संडे। तो ये है ब्लडी संडे की फिनोमेना। ब्लडी संडे के बाद तो एक तरह से ये देखा जाएगा तो रशियन रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट ब्लडी संडे हो जाएगा, क्योंकि संडे के बाद ये तो पता चल गया था कि लोग कुछ चाहे या ना चाहे जार का तो रूल नहीं चाहते। समझ गए? ओके। तो इसके बाद में क्या हुआ,
जब ये सिचुएशन बढ़ गई तो इसको ही 1905 का रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ाने वाली थी। तो ये है 1905 का रेवोल्यूशन। और कोई ये नहीं सोचेगा कि 4 में हुआ या 5 से हुआ है, ये ऐसा है कि 4 में शुरू हुआ और 5 में खत्म हुआ टाइप से, इस तरह की चीज है। तो 1905 का रेवोल्यूशन हो गया। उसके बाद जार को अकल आ गई, तो जार ने क्या करा, फिर जार ने ड्यूमा अलाउड कर दी। रशिया में पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते हैं। तब इतनी बड़ी जब घटना हुई और जब इस वाले रेवोल्यूशन में लिबरल्स भी कूद गए, इंटेलेक्चुअल्स भी कूद गए, तब जार को लगा कि यार मिडिल क्लास भी अब इन्वॉल्व हो गई है, तो ये रेवोल्यूशन बहुत बड़ा रूप ले लेगा, तो हो सकता है मेरा तख्ता ही पलट दे। तो फिर उसने अपना रंग बदल दिया, जैसे वहां लुईस 16 ने अपना रंग बदल दिया था, इन्होंने भी अपना रंग बदल दिया और क्या बोला कि चलो पार्लियामेंट अलाउ रहेगी। लेकिन जार तो जार है, जार लुईस 16 जैसा डरपोक नहीं है। जार ड्यूमा बनाने की परमिशन दे देता है, बट जार को ड्यूमा का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता, तो जार क्या करता है, ड्यूमा को बार बार डिस्ट्रॉय कर देता है। पहली ड्यूमा जब उसने बनाई, ड्यूमा का मतलब पार्लियामेंट, समझ गए। तो जार 1905 में ड्यूमा की परमिशन दे तो देता है, बट वो ड्यूमा चल नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही ड्यूमा बनती है विद इन 75 डेज जार उसको डिमोलिश कर देता है, बोलता है नहीं नहीं तब तुम फालतू बात बोल दो, तुम्हारी बात मेरे को पसंद नहीं आती, आई डोंट लाइक इट, समझ गए। तो 75 डेज में जो ड्यूमा होती है, वो फिर से जो पूरी ड्यूमा होती है, ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद फिर 3-4 महीने में ड्यूमा बनती है, फिर ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ड्यूमा बना तो दी है, लेकिन ड्यूमा का कोई काम नहीं है, क्योंकि ड्यूमा की बात सुन नहीं रहा है जार, जार कर रहा है अपने मन की। तो ड्यूमा में जो लोग बैठे होते थे, वो लोग भी एक तरह से जो है, दे आर आल्सो अगेंस्ट जार। ड्यूमा में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास के हैं, कुछ अपर क्लास के हैं, तो हम बाद में देखेंगे कि ये लोग भी लैंड को सपोर्ट कर देते हैं, जार का फिर पूरा गद्दी पलट जाती है। तो यहाँ तक की है कि 1905 का अगर अकेला अचीवमेंट मानो, तो इतना अचीवमेंट है कि जार ने ड्यूमा बनाने की परमिशन दे दी। ड्यूमा कर रहा है काम या नहीं कर रहा है, वो अपना जार जाने, और जार की अपनी दुनिया। ठीक है, इतनी बात किसको समझ में आ गई? ना मैं आ गई। ओके तो सारी की सारी अभी जार ने जो है वो ड्यूमा तो बना दी, लेकिन जार की कंडीशन थी कि भाई ड्यूमा बन रहा है तो सारा जो काम है वो ड्यूमा करेगी, तो तुम लोग ये जो ट्रेड यूनियन और ये अपना मार्च लेकर के सड़कों पे निकल जाओ, ये सब बंद करो। तो सारा जो ट्रेड यूनियन था और जो वर्किंग कमेटीज थी, वो सब इलीगल कर दी जार ने, क्योंकि जार को ये चाहिए कि ड्यूमा इसलिए मैंने तुम्हें बनाने की परमिशन दी कि कोई मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट ना करो। और अगर तुम लोग बार बार ट्रेड यूनियन बना रहे हो, तुमने डॉक्टर की गिल्ड बना ली, फिर तुमने इंजीनियर की गिल्ड बना ली, और तुम हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा ही बोलते रहते हो कि जार ने अब ये काम खराब किया, वो काम खराब करा, तो जार हैड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कि सब कुछ इलीगल है। तो ट्रेड यूनियन, बाकी सारी कमेटी, वो सब इलीगल थी, केवल ड्यूमा की परमिशन थी, और ड्यूमा को भी वो डिसॉल्व कर देता था। तो एक तरह से सन के सोल्जर है वो, किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड लेवल पे फंक्शन कर रही थी, जो ट्रेड यूनियन थी या वर्किंग कमेटी थी, बट दे वर ऑल इलीगल। ठीक है, तो तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा शॉर्ट नोट में, व्हाट वाज ड्यूमा? आई होप यू विल राइट इट कि ड्यूमा वाज रशियन पार्लियामेंट, जिसको ड्यूमा बोलते हैं, और ये 1905 का प्रोडक्ट है, समझ गए। और कैसे कैसे से काम किया सब मैंने बताया दिया। ठीक है, अब चलते हैं सीधे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो क्या हुआ, इसी के बीच में सिचुएशन ऐसी हो गई कि धीरे धीरे ये ड्यूमा कभी चलती कभी डिसॉल्व हो जाती। तो जार से लोग परेशान तो थे, लेकिन जार का कंपैरेटिवली कंट्रोल था, ड्यूमा के ऊपर भी कंट्रोल था, और ड्यूमा का नाम ही सही, लेकिन जार ने बना तो दिया ही है। अब डे 1 पे तो कोई पार्लियामेंट को राइट नहीं दे पाएगा, ये फ्रेंच पार्लियामेंट नहीं है, समझ गए। तो ड्यूमा को टाइम लग गया, 5, 6, 7, 8 करते करते 10 साल निकल गए, फिर वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन आ गया। 1914 में क्या हुआ कि 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, और वर्ल्ड वॉर शुरू हुई दो गुटों के बीच। एक तरफ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और दूसरी तरफ है रशियन, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ठीक है, ये है इनका डिवीजन। अब अगर बात किया जाए तो ये लड़ाई बहुत गंदी थी, क्योंकि ये लड़ाई कॉलोनीज के लिए होती है, उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 सिलेबस में है 10th में, अगर अगले साल ना कटाइए चैप्टर तो पढ़ोगे। तो जर्मन, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी ये अलग चल रहे हैं, और रशिया और ब्रिटेन और फ्रांस ये अलग चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी ने बहुत पहले ही अटैक करना शुरू कर दिया था वॉर पर, ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेक्टेड अप्रोच में था। जर्मनी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वो था, मतलब जर्मनी सिंस बहुत पावरफुल स्टेट था, दे हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, आई मीन बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जर्मनी आगे था। जितना जर्मनी में फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, उतना थोड़ा रशिया में चल रहा है। अभी हमको पता है कि रशिया की आधी से ज्यादा लगभग 85% पॉपुलेशन तो रशिया में एग्रीकल्चर ही करती है। 2-3-4 जगह फैक्ट्रीज है, उतने में भी स्ट्राइक हो गई उनके यहाँ। तो जर्मनी है, उसका इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट बहुत अच्छा है, वेपनरी बहुत अच्छी है। तो वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी ने यही सोच के शुरू किया था कि इट विल विन इट। अगर अमेरिका नहीं आता तो ये जीत भी जाते,
समझ गए। तो जर्मनी का हमेशा से हिस्ट्री रही है कि जर्मनी वाज एन एक्सपेंशनिस्ट स्टेट, अपनी जमीन ले लो, अपने आसपास की जमीन ले लो और सबको कंट्रोल कर लो। तो जर्मनी ने ऐसे ही लीडर पैदा करे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने क्या करा कि इसकी हिस्ट्री अलग है। फॉर सम रीजन ऑस्ट्रिया का एक प्रिंस है जो मर गया था सर्बिया स्टेट में, सर्बिया मुस्लिम स्टेट है, वहां मर गया था। तो सिंस ऑस्ट्रिया वाले जर्मनी के फ्रेंड थे, तो जर्मनी ने अपने आप ही वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया, बिना किसी से पूछे गया पोलैंड पे अटैक कर दिया और पोलैंड को बचाने रशिया कूद गया। और तो जर्मनी और रशिया की लड़ाई इनडायरेक्टली ही हो गई, आपस में ये नहीं थे एक दूसरे के एनिमी, लेकिन ये लड़ने लगे एक दूसरे से। और जर्मनी बहुत ज्यादा एडवांस था कंपेयर टू रशिया। तो स्टार्टिंग के ईयर में रशिया का बहुत लॉस हो गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ये बाद में कूदे हैं, या तो ये जानबूझ करके रशिया को हराने के लिए बाद में आए हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट तो करना था, बट सपोर्ट करने के साथ साथ दे मेड श्योर कि रशिया वीक हो जाए। तो पहले तो उन्होंने रशिया को बर्बाद होने दिया कि जर्मनी और रशिया आपस में लड़ाई करेंगे, ये इनकी वेल्थ को बर्बाद करेंगे, ये उनकी वेल्थ को बर्बाद करेंगे और हमारी बच जाएगी सेना। ऐसे तो करते हो ना, दोनों को आपस में आप लड़ा दे दो ताकि दोनों कमजोर हो जाएं, समझ गए। तो जर्मनी जब कंपैरेटिवली वीक हो गया, क्योंकि जर्मनी ने बहुत ज्यादा, रशिया को तो बहुत नुकसान कर दिया जर्मनी ने, ठीक है, इसी वजह से हम देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन आ जाएगी। तो जर्मनी रशिया की लड़ाई चल रही, तो जर्मनी जीत रहा था लगातार लड़ाइयां, क्योंकि वर्ल्ड वॉर कोई एक लड़ाई नहीं है, वर्ल्ड वॉर इज अ सीरीज ऑफ बैटल। तो वर्ल्ड वॉर सीरीज ऑफ बैटल यानी 14 to 18 लगातार लड़ाइयां चलती हैं। तो 14 to 16 में तो हालत खराब कर दी जर्मनी ने रशिया की, 2 साल में बहुत लैंड। अभी मैंने तुम लोगों को जर्मनी की रशिया की ज्योग्राफी पढ़ाई थी कि उसका जो लैंड है वो फ्लैट है, याद आया किसी को? काफी एरिया जो रशिया मैंने बताया नहीं था रशिया के बारे में कि रशिया, सॉरी जर्मनी, रशिया काफी एरिया है जो फ्लैट है, तो उसको बफर जोन बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसके पास कोई माउंटेन वगैरह नहीं है उसको सेव करने के लिए, ये बताया मैंने। और यस ऊपर मैम। वाले इलाके में बहुत ठंडी पड़ती है, ईस्ट वाले इलाके में भी कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है, तो उसके पास ज्योग्राफिकल लिमिटेशन वो यही यूज होनी है। तो हुआ क्या कि जर्मनी और जो रशिया है वो आपस में लड़ने लगे। अब निकोलस कैसा भी हो, जार निकोलस, पर जार निकोलस वो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज्यादा डिक्टेटर टाइप से था। तो जब भी वॉर टाइम आता है ना, तो लोग 56 इंच के सीने वाले को ही प्रेफर करते हैं, उनको प्यार से बात करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ रोहित पूछो बेटा। मैम अभी आपने क्या करा है? मैं तब से था नहीं, मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। मैंने बस बेटा अभी ये बताया है कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हालत चल रही है, और वर्ल्ड वॉर 1 में दो तरफ के लोग लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, दूसरी तरफ है रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। अभी अमेरिका कूदा नहीं है इसमें लड़ाई में, तो इसीलिए मैंने 2 गुटों में डिवाइड करा है। और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले मैंने ये बताया है कि रशिया में ऑलरेडी लोग बहुत परेशान है, 1905 का रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें ड्यूमा बनी है, बट जार ने ड्यूमा बनना अलाउ कर दिया, बट वो ड्यूमा की कोई बात सुनता नहीं है क्योंकि जार पागल है और जार को किसी और की बात नहीं सुनती, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि जार को लोग पसंद करते हैं। लेकिन फिर हम 1905 के रिवॉल्यूशन के बाद सीधे वर्ल्ड वॉर पे कूद गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ही उसके बाद एक मेजर इवेंट है रशिया में जो पढ़ने लायक है, ठीक है। अब समझ गए रोहित? यस मैम। ओके, सो नाउ वी विल मूव। अभी क्या हुआ कि जब वॉर की बात आती है तो लोग हमेशा ऐसे लीडर को पसंद करते हैं जो ढीठ हो, क्योंकि सबको पता है कि ढीठ लीडर ही है जो आर्मी को लीड कर सकता है। तो जार को लोग उस वक्त फेवर कर रहे थे, रशियंस के नहीं यार, जार सही डील कर पाएगा जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी खुद भी ऑटोक्रेटिक है और ये भी है। तो जार इनिशियली जार को फेवर कर रहे थे लोग, तो जार के साथ खड़े हो गए लोग। लेकिन जार फिर पागल है, उसने क्या करा, ड्यूमा से वो बिना कंसल्ट करे डिसीजन ले रहा था वॉर के। अभी ड्यूमा को तुमने बनाया क्यों है? वो 1900 से लड़े जा रहे हैं कि हमको ड्यूमा दे दो, पार्लियामेंट दे दो, पार्लियामेंट दे दो। भाई पूरी लड़ाई तो इसी आइडियोलॉजी पे है ना कि तुम अपने मन की करोगे या लोगों से पूछ के करोगे। डेमोक्रेसी में और मोनार्की में एक ही डिफरेंस है। डेमोक्रेसी मतलब आप सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन में, उनको इलेक्शन का राइट दे रहे हो, और मोनार्की का मतलब केवल इतना सा है कि आप अपने मन की कर रहे हो, और उतने में ही लड़ाइयां चल रही है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर भी सेम चीज थी कि ड्यूमा बनाई ही लोगों ने इसीलिए ताकि उनकी सुनी जाए और जार अपने मन की ना करे। वर्ल्ड वॉर जैसे बड़े इवेंट में भी जार ड्यूमा की नहीं सुन रहा तो कब सुनेगा? समझ गए? तो पहला रीजन तो वर्ल्ड वॉर में के अंदर जो तुम्हें लिखना है वो ये है कि जार डिड नॉट कंसल्ट ड्यूमा, उसने ड्यूमा को कंसल्ट नहीं किया, जो बनाया उसका उसने कोई इज्जत नहीं रखी। तो ये जो ड्यूमा के अंदर बैठे ये पगले हैं क्या? ये भी ड्यूमा के अंदर कोई भिखारी लोग थोड़ा ना बैठे हुए हैं, ड्यूमा के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जिनको बनाया गया है, या जो अपने अपने इलाके के छोटे मोटे लीडर हैं, ताकि जो मानते हैं कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ड्यूमा के लोग गुस्सा हो गए, तो ड्यूमा के बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना सपोर्ट जार से खींच दिया, क्योंकि दे वर एंग्री। उसको लगा था जार सनकी है और जिस हिसाब से वर्ल्ड वॉर जा रहा है जार पूरा का पूरा रशिया को डुबवा देगा,
तो जार ने लीमा को कंसल्ट नहीं करा, रीजन नंबर 1। दूसरा ये है कि जर्मन सिंस बहुत गंदी तरह मार रहे थे रशियंस को, बहुत बुरी तरह, ठीक है। तो जर्मन जब भगा भगा के रशियंस को मार रहे हैं तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट था बहुत ज्यादा रशिया में। तो रशिया में एंटी जर्मन सेंटीमेंट क्यों था? क्योंकि उनको लग रहा था कि जर्मनी में और राक्षसों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट के चलते हर एक चीज रशिया में जिसका नाम जर्मन लैंग्वेज में था सबको बदल दिया गया। तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट था। तो रशिया में जो 2 इलाके हैं मेन, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग इज अ जर्मन नेम, उसको चेंज करके सेंट पीटर्सबर्ग का नाम इन्होंने जो है वो पेट्रोग्राड रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि पेट्रोग्राड रशियन है। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नेम भी तक भी होने लगा, मतलब इलाकों के नाम चेंज हो गए। जैसे भी योगी जी ने किया ना, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, सिंपल फंडा वहां पे भी वही है। सेंट पीटर्सबर्ग का जो नेम है, पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक बार तुम इसका लॉजिक समझ लेते हो तो तुम फिर हंसने लगते हो लोगों की एक्टिविटीज पर। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नेम है उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? पेट्रोग्राड। क्यों? क्योंकि रशिया को बिल्कुल, जर्मनी को बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते वहां पर। तो जब वो एक इलाके को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, उसका तक नाम चेंज कर दे रहे हैं, तो जार की बीवी तो क्या बड़ी बात है। तो जार की बीवी अलेक्जेंड्रा वो जर्मन उसकी जर्मन ओरिजिन थी। तो लोग ये बोल रहे हैं कि ये भी इसको भी भगाओ यहाँ से, जार की बीवी